ठीक है, लेट मी ओपन द बुकलेट। हम इसको जस्ट निकालेंगे, बुकलेट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। बुकलेट कहाँ था आप लोग का? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना। ओके, देखते हैं कहाँ पर लिख रखे हैं। आप लोग के पास बुकलेट है ना? सर कहाँ है राव सर? या हियर इट इज। चलिए, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे ना। जो चीज मैंने बताया था लास्ट डे में, देखो जरा 99.99% सेम रहता है ना, कहीं पे जाकर कुछ डिफरेंस होना है। फाइन, ओके, तो यही डिफरेंसेस की बेसिस पे हम लोग फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये हो चुका है रेसिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे ठीक है। स्टेटमेंट एक बार पढ़े जरा, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक बार जस्ट रीड कर लीजिए। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए। सी, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर होगा, है ना, डिफर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस गड़बड़ नहीं बोलेंगे, बदल सकता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एक एक बेस पेयर्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हमने कल बताया था SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs ना, एक ओरिजिन वो हुआ। दूसरा चीज हुआ कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि एक फैशन में अरेंज्ड है, फॉर एग्जांपल ATGC इस तरीके से, है ना। तो उसका रिपीटेशन बार बार हो सकता है। कल मैं बताया था आप लोगों को किस तरीके से रिपीटेशन हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ ATGC, ये हो गया ATGC A, है ना। फिर ATGCA, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये रिपीटेशन इस तरीके से ATGCA, है ना, ATGCA। तो ये रिपीटेशन भी वेरी करेगा फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ आशुतोष, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ चंदन इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम इट, है ना। ये जो रिपीटेशन है, ठीक है, आशुतोष के केस में कितना होगा, 1 2 3। चंदन के केस में हो सकता है ये 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। समझ पाए कि नहीं, है ना, इस तरीके से हो सकता है। और यही रिपीटेशन के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इस रिपीटेशन के चलते डीएनए में एक बड़ा फ्रेगमेंट तैयार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, जिसको हम लोग कहेंगे सैटेलाइट। तो इसमें बोल रहा हूँ, है ना, ये पार्टिकुलर रिपीटेशन के चलते डीएनए एक बल्क बनाता है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो डीएनए में एक बल्क प्रेजेंट रहता है बिकॉज ऑफ सच रिपीटेशन। उसको हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। फाइन, उसको सैटेलाइट कहते हैं। क्यों सैटेलाइट कहते हैं? रीजन है
फॉर एग्जाम्पल हमने डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन करी, सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे डीएनए का तो कुछ डीएनए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के इस रीजन में चला जाएगा और कुछ डीएनए फ्रेगमेंट इस रीजन में आएगा, टेस्ट ट्यूब का ऊपर वाले रीजन में आएगा, है ना। तो इस ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट रहते हैं रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहता है, फाइन। और इसी रिपीटेटिव डीएनए को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सैटेलाइट का मतलब ऊपर रहना, है ना। यदि हम बोलेंगे भारत का सैटेलाइट कौन है, तो भारत के लिए सैटेलाइट भैया मून है, ऊपर की ओर प्रेजेंट है ना। सो उसी के तरह यहाँ पे उसी को रेफरेंस लेके, मून और अर्थ का रेफरेंस लेके, है ना, इसको भी सैटेलाइट डीएनए कहा गया, क्योंकि ये मेन जीनोम के ऊपर सिचुएटेड है इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। फाइन, चलिए, इस सैटेलाइट डीएनए में होता क्या है, पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट का रेपिटेशन होता है बार बार, पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रेपिटेशन होता है बार बार, इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। See, DNA fingerprinting involves the identifying difference in some region of the DNA is called a repetitive DNA. This repetitive DNA are separated from bulk genome DNA peak during the density gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak and other peak referred to as satellite DNA. देखो पढ़ो जरा, वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। Satellite DNA is classified into following categories on the basis of base composition, AT reach or GC reach, length of segment, number of repetitive unit, है ना। सी फर्दर सैटेलाइट जो सेगमेंट है, सैटेलाइट सेगमेंट वो हाँ, सैटेलाइट डीएनए जो है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है ना। लाइक इसका बेसिस हो सकता है या फिर इसका डिफरेंसेस हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटिशन। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ द सेगमेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लेंथ ऑफ द सेगमेंट कहने का मतलब है ना, फॉर एग्जांपल कुछ न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन है इस तरीके से, ए टी जी सी 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 ए टी, है ना। ये मान के चलिए कि एक सेट है, एक ग्रुप है, इसके बाद फिर से सेम चीज का कॉपी होना है, सेम चीज का रिपीटेशन होना है ना। तो इसका लेंथ कुछ अलग है ना। अब इसका लेंथ कुछ अलग होगा। मान के चलिए 4 न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड ही बार बार रिपीट करेंगे, ये 4 न्यूक्लियोटाइड ही बार बार रिपीट करेंगे, है ना। तो इसका रिपीटेशन है ना कुछ अलग है, और इसका रिपीटेशन सॉरी इसका लेंथ, फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाले का लेंथ कुछ अलग है और इनका लेंथ कुछ अलग है ना। तो ये सैटेलाइट डीएनए अलग अलग हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। देखो पहले वाले में लेंथ बड़ा है, दूसरे वाले में लेंथ कम है, एंड द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑल्सो। मान के चलिए ये पहले वाला रिपीट करा है 4 बार और ये दूसरा वाला रिपीट किया है 100 टाइम्स, तभी डिफरेंसेस हो जाएंगे जी, है ना। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। रिपीटेशन के बेसिस पे हमने सैटेलाइट को दोनों भागों में बांट रखा है, VNTRs एंड SSRs। VNTR stands for variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है GCAT, है ना, TT, तो फिर से GCATT रिपीट करेगा, GCATT रिपीट करेगा। सो एंड टू एंड, ये एंड टू एंड रिपीट करेंगे, इस तरीके से इनका रिपीटेशन होगा, इन्हीं को कहेंगे हम लोग VNTR, है ना। ये देखो इसमें लगभग 3 2 5 न्यूक्लियोटाइड्स है इसके पास, है ना। 5 न्यूक्लियोटाइड रिपीट करते जाएंगे फ्रॉम एंड टू एंड, जब एंड टू एंड रिपीटेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे VNTR। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो जरा, या फिर इसको मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जो कॉपी नंबर होगा, द नंबर ऑफ रिपीट्स शोस
very high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTR varies from 0.1 to 20 KB. Most important यहाँ से क्वेश्चन आता है, VNTR का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 20 KB तक जा सकता है, 20 KB तक जा सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, VNTR का साइज 20 KB तक जा सकता है। तो KB क्या है? किलो बेस, किलो बेस पेयर, किलो बेस पेयर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहा आप लोगों को। सी, ये जो सैटेलाइट्स है इसमें कितने सारे है ना न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जब है ना 11 से लेके 60 बेस पेयर रिपीट करेगा, है ना, 11 से लेके 60 बेस पेयर्स का रिपीटेशन होगा, उसको हम लोग कहेंगे मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट 11 से 60 बेस पेयर, समझ पा रहे हो? 11 से 60 बेस पेयर, उसको हम लोग कहेंगे मिनी सैटेलाइट। फाइन, ठीक है। और इसका रिपीटेशन कितना गुना हो सकता है? ये रिपीट कर सकता है 2 to 200 टाइम्स। राइट डाउन समवेयर। इसका रिपीटेशन हो सकता है 2 से लेके 200 तक। कहने का मतलब 60 न्यूक्लियोटाइड यहाँ, 60 न्यूक्लियोटाइड यहाँ, 60 न्यूक्लियोटाइड यहाँ, है ना। ये 60 न्यूक्लियोटाइड्स मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं? 200 तक जा सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे मिनी सैटेलाइट। नोट्स में मैं भेज रखा हूँ, आप लोग देख लेंगे वहां पे। मिनी सैटेलाइट कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन, कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 11 से लेके 60 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन। कितना बार रिपीट करेगा? 2 से लेके 200 तक रिपीट कर सकता है। मिनी सैटेलाइट। ओके, मैक्रो के बारे में बता रहे हैं। मैक्रो सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट, मैक्रो इसे थोड़ा क्या बोलेंगे, मिनी थोड़ा बड़ा, मैक्रो और कम होता है, ठीक ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मिनी थोड़ा बड़ा होता है, मैक्रो थोड़ा छोटा होगा उससे। इन केस ऑफ मैक्रो सैटेलाइट्स, है ना, जो रिपीट यूनिट होंगे वो कम होगा। फाइन, रिपीट यूनिट कम होना है। जैसे कि इस केस में मैक्रो सैटेलाइट्स के अंदर जो रिपीटेशन होगा दैट विल रेंज फ्रॉम 1 to 6 बेस पेयर्स, है ना। 1 से लेके 6 बेस पेयर्स का रिपीटेशन होना है ना। 1 से लेके 6 बेस पेयर्स का रिपीटेशन होगा। और ये रिपीटेशन कितना तक है? ठीक है, 200 से ज्यादा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड, फिर 6 न्यूक्लियोटाइड, फिर 6 न्यूक्लियोटाइड, फिर 6 न्यूक्लियोटाइड, है ना। इसका रिपीटेशन आगे मतलब कि 200 के आसपास, है ना। 200 से ज्यादा हो सकता है, आसपास नहीं, ज्यादा बोलेंगे वही ज्यादा से, है ना। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ है ना, डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, पूछ लेंगे जरा। पूछ लेंगे, गड़बड़ लग रहा है तो, समझ में नहीं आ रहा फिर से रिपीट करेंगे। सर इसमें मतलब क्या ATGC 6 तक होगा इसमें? मतलब ATGC हो सकता है, या फिर GGG हो सकता है, फिर A 6 बार हो सकता है, या फिर AT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CAP हो सकता है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 न्यूक्लियोटाइड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो 6 ही न्यूक्लियोटाइड्स बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। यस सर। अपने लेवल पे समझने की कोशिश करो जी, अपने लेवल पे समझने की कोशिश करें आप लोग।
क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूछेंगे, नहीं हो पा रहा है तो, नहीं समझ पा रहा हो तो फिर से पूछोगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी है ना। कौन कितना लेंथ का है और कितना बार रिपीट कर रहा है। फाइन। ठीक है, 1 से 6 बेस पे रिपीट करेंगे इसमें। एंड मैक्सिमम लेंथ इसका हो सकता है 12 किलो बेस, है ना। इसके केस में मैंने बताया था कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 20 किलो बेस, 20 ना, 0.1 to 20 किलो बेस मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। इसके केस में मैक्सिमम लेंथ 12 जा सकता है, 12 किलो बेस पेयर तक जा सकता है। फाइन, इतना याद रखेंगे। फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। माइक्रो सैटेलाइट, नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। माइक्रो मैक्रो सैटेलाइट, सॉरी, अच्छा मैक्रो था ना जी, मैक्रो एंड मिनी। मैक्रो सैटेलाइट, दिस इज मिनी SAT सैटेलाइट, ठीक है। हाँ, मैक्रो के केस में रिपीटेशन कितना था बताओगे जरा आप लोग, बताएंगे जरा, मैक्रो में कितना रिपीटेशन था। एक से 6 न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, 12 kb। इसके केस में कितना था, 11 से लेके 60 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, है ना। इसका मैक्सिमम साइज कितना जा सकता है, 20 kb, रेंजिंग फ्रॉम व्हाट, 0.1 to 20 kb, ये था ना। ठीक है, इसमें कितना टाइम्स रिपीट कर रहा था, 2 से लेके 200 तक है। इसमें कितना रिपीट करेगा, ऊपर वाले में थोड़ा बताएंगे, गेस करके बताएंगे तो। सही है क्या ये, है ना। इसमें रिपीटेशन हो सकता है समथिंग अराउंड 2000 गुना, है ना, 2000 गुना रिपीटेशन हो सकता है, 2000 टाइम्स रिपीट कर सकता है। इसमें 2 to 200 टाइम्स रिपीट करेगा, इसमें रिपीट करेगा 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स रिपीट करेगा। खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। SSR भी हो गया, या फिर इसको हम लोग STR भी कहते हैं, सिंगल सीक्वेंस रिपीट, या फिर STR शॉर्ट टैंडम रिपीट, या फिर माइक्रो सैटेलाइट। तो मैं मैक्रो लिख रहा था क्या वहां पे, मेक इट माइक्रो, ओके, माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, मैक्रो सैटेलाइट, और मैक्रो माइक्रो करेंगे इसको। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कितना किलो बेस पेयर्स का है, वहीं से क्वेश्चन आता है, ये पढ़ेंगे जरा।
पढ़ा जो रहा है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, जो चीज हम बोले हैं वही है, पढ़ो यहाँ से, सवाल करने का मन है करो। नंबर ऑफ लेंथ अलग हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन अलग हो सकता है। सर उस चेंजेस को ही पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। पॉलीमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी अलग है, मॉर्फोलॉजी में या फिर ये बोलेंगे बहुत सारा मॉर्फोलॉजी है ना। मॉर्फोलॉजी बहुत सारा, मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, या फिर सिंपली बोलोगे स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारा है, उसी को बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर अलग, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे यार, सो मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, इतना ही समझेंगे है ना। एटीजीसी, एटीजीसी रहता तो एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसमें होगा क्या, एटीजीसी है, सीएसी है। एटीजीसी तो एक अपना तरीके से रिपीट करेगा, सीए एक अलग तरीके से रिपीट करेगा, ए अलग तरीके से रिपीट करेगा। क्या सीक्वेंस रिपीट करेगा हमको नहीं पता है ना। तो अलग अलग बदल बदल के सीक्वेंसेस सेट बनेगा, वो सेट का रिपीटेशन होगा है ना। तो वो सेट भी बहुत प्रकार का है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म है ना। और ये सेट कोई जेनेटिक मटेरियल, सॉरी कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है ना। दे आर सिंपली फॉर्मिंग द बल्क ऑफ क्रोमोसोम, इसको जंक डीएनए बोल सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी है ये ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है यही। इन आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ। द टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। क्वेश्चन आता है यहाँ से। द टेक्निक is used earlier involved southern blot hybridization using radio label VNTRS probe। ये इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, इन सभी का मतलब मैं समझा रहा हूँ है ना। यहाँ पे ये समझेंगे थोड़ा RFLP का मतलब, ठीक है। RFLP का मतलब समझेंगे, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है ना। उसके बाद मैं पूरा टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ है ना, किस तरीके से किया जाता है। कल एक लेक्चर हुआ था ना, आखिरी लेक्चर होना ये 12/6/18। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फाइन, ठीक है। हम यहाँ पे बता रहे हैं स्टेप या फिर प्रोसीजर। प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर बताने से पहले RFLP के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। RFLP restriction fragment length polymorphism। गेस करने की कोशिश करो क्या हो सकता है ये। ओके, रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को काटता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एक्चुअली लाइक अ सीजर, इट्स लाइक अ सीजर, कैंची का तरह है ना। ये डीएनए को काटता है, डीएनए को काटेगा, जहां से मन करेगा वहां से नहीं, कुछ पार्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं वहीं से डीएनए को काटता है ना। तो उस पार्टिकुलर सीक्वेंस को कहते हैं हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस डीएनए सेगमेंट इज ऑफ आशुतोष है ना, और यहाँ पे हमने बनाया अमृत का डीएनए है ना, अमृत का मैंने बनाया। सो हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं EcoR1। EcoR1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, जो कि एक पार्टिकुलर फ्रेगमेंट क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है और कट करता है। दैट पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज क्या है ना, इट मस्ट बी GAATTC, घातक होता है। यस, ये रिकॉग्नाइज करेगा GAATTC, ठीक ना, CTTAAG, इसको पहचानेगा। EcoR1 एक एंजाइम है, कहीं पे भी ये डीएनए फ्रेगमेंट इस डीएनए को देखेगा ना इस तरीके का, जिसमें इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड है GAATTC प्रेजेंट है, उसको कट कर देगा यहाँ से है ना, उसको कट कर देगा। प्रॉपर्टी है ये, काटना ही काटना है ना, यहाँ से इसको काट देगा। फाइन, ओके। फॉर एग्जाम्पल अमृत के केस में और आशुतोष के केस को लेके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। रिपीट 1, रिपीट 2, रिपीट 3 है ना, रिपीट 4 यहाँ पर है। रिपीट 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है ये वाला सीक्वेंस है ना। अमृत के केस में देख रहा हूँ, दिस इज 1 रिपीट, सेकंड रिपीट, थर्ड रिपीट, फोर्थ रिपीट, फिफ्थ रिपीट, उसके बाद प्रेजेंट है ये वाला सेगमेंट, दिस इज सिक्स्थ रिपीट है ना। अब मान के चलो हमने यूज करा EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इसको काटने के लिए भी, इसको काटने के लिए भी हमने काट दिया। काटने के बाद है ना आशुतोष है ना, हमें अलग अलग लेंथ मिलेगा, अलग अलग लेंथ मिलेगा या सेम लेंथ मिलेगा दोनों का। आशुतोष के केस में 2 फ्रेगमेंट क्रिएट होंगे, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां, है ना। अमृत के केस में फ्रेगमेंट मिलेगा भी, अमृत के केस में भी 2 फ्रेगमेंट मिलने हैं, एक फ्रेगमेंट मिलेगा यहां से लेके यहां तक, दूसरा फ्रेगमेंट मिलेगा यहां से यहां तक। तो बताओगे क्या दोनों के केस में लेंथ सेम है? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद दोनों के केस में लेंथ सेम है क्या, या अलग अलग लेंथ है? बताओगे जरा सुधांशु, सुधांशु। सर अलग अलग है। अलग अलग है, वेरी गुड है ना। तो अच्छा, ये अलग अलग किसके चलते हुआ है जी? अलग अलग फ्रेगमेंट आए हैं ना, किसके चलते हुआ? बिकॉज ऑफ presence of this restriction endonucleoside at different position ना, है कि नहीं? यस सर। है ना। आशुतोष के केस में ये 3 बार रिपीट किया था तब जाके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड आया था। अमृत के केस में ये 5 बार रिपीट करा था तब जाके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड आया होगा, है ना। रिया के केस में हो सकता है 7 बार, मुस्कान के केस में हो सकता है 2 बार के बाद आ जाए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड, है ना।
ओके, फातिमा के केस में हो सकता है 7 बार के बाद आए, मेरे केस में हो सकता है 10 बार के बाद आए, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के चलते, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है कहाँ पे, इसके बेसिस पे वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर गेटिंग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो इसी को कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के चलते, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड्स के चलते लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है ना। अलग अलग प्रकार का लेंथ आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, ठीक ना, लेंथ ऑफ डिफरेंट साइज, है ना। पॉली का मतलब बहुत सारा, मॉर्फिक का मतलब स्ट्रक्चर, बहुत अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। समझ पा रहे कि नहीं, आरएफएलपी का मतलब क्या होगा, कोशिश करो, कोशिश करो जी, आरएफएलपी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मान के चलिए आपने भिंडी को काटना शुरू करा, आशुतोष ने भिंडी को काट दिया एकदम टीप वाले पोर्शन से ना, जहां से वो थैलेमस स्टार्ट होता है, फाइन। रिया ने क्या करा, भिंडी को और थोड़ा आगे बढ़ा के काट दिया, हिमांशु ने सिर्फ टिप पे जाके काट दिया। तो सबके केस में कट पीस होंगे जो भिंडी का, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, बताओगे, आएगा कि नहीं आएगा, यस, अलग अलग यस आएगा। सर। तो अलग अलग लेंथ हो गया, अलग अलग लेंथ हुआ तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं, और अलग अलग काटा गया क्योंकि उनका मन किया। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसी साइट पे कट करेगा जहां पे उसको परमिशन दिया जाएगा। तो परमिशन देने के लिए ना ये वाला साइट प्रेजेंट होना पड़ता है, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ये प्रेजेंट होना होता है ना। तो ये प्रेजेंट रहता है, भले ही एक इंडिविजुअल में 5 रिपीटेशन के बाद हो, दूसरे इंडिविजुअल में 6 रिपीटेशन के बाद। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप बता रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Fine. So first of all, what we do, we collect the sample. Collection of sample, है ना। सैंपल कलेक्ट करेंगे हम, वो सैंपल ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, हेयर का व्हाइट वाला पोर्शन जो होता है ना वो, ठीक है, ये हो सकता है। मैच्योर आरबीसी नहीं होना चाहिए बिकॉज मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है ना। तो टिश्यूज गिरा रहे तो अच्छी बात है, म्यूकस सेल रहे तो वो अच्छी बात है ना। हमारे पास न्यूक्लियस मिलना चाहिए, हमारे पास न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना। बहुत सारे जगहों पे देखोगे आप लोग, मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है, क्राइम सीन से पुलिस वाला बोलता है कि लो हेयर सैंपल है ये ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए फॉरेंसिक टेस्ट करा जाएगा। हेयर प्रेजेंट रहने से कुछ नहीं होना है, हेयर के टिप पे वो व्हाइट वाला नॉब प्रेजेंट रहना चाहिए, रूट होना चाहिए, है ना। वो रूट में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन सेल्स क्योंकि सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और हम डीएनए के बेसिस पे ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। फाइन। सो कलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल कलेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए आइसोलेट करेंगे। फाइन, डीएनए आइसोलेशन के बाद करेंगे हम लोग और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए, है ना। हमने क्या करा, ये रहा है न्यूक्लियस, है ना, ये रहा न्यूक्लियस, सॉरी डीएनए रहा ये, है ना। हमने इस डीएनए को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, तोड़ दिया हमने, है ना। जब हमने इसको तोड़ा, ये तो पूरा रफ हो जा रहा है,
जब हमने इसको तोड़ा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सेगमेंट आ गया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड टाइट से न्यूक्लियो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेट से हमने इसको डाइजेस्ट कर दिया, तोड़ दिया हमने। फाइन, तोड़ने के बाद क्या करेंगे? नाउ वी लोड इट टू अ जेल ट्रे, है ना। वी गो फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये डीएनए अभी भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है, फाइन, इसी के अंदर है ये स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ना, वी टेक एगरोस जेल ट्रे, एगरोस जेल ट्रे लेते हैं, है ना। इस एगरोस जेल में एक स्लैब है, एगरोस जेल का स्लैब है। जेली बेली देखे हो ना, उस जेली बेली का तरह मटेरियल है ये एगरोस जेल। एगरोस जेल ट्रे, ये एगरोस जेल बनाया जाता है अगार अगार से, रेड एल्गी से, ठीक है। सो इस एगरोस जेल के अंदर हम डीएनए को लोड करेंगे, जो डीएनए हम प्राप्त कर चुके हैं ना यहाँ पे फ्रेगमेंट्स, है ना। लोडिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना। डीएनए फ्रेगमेंट्स की हम लोग लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने के बाद क्या करेंगे, है ना, इसको एक ट्रे में रखते हैं जिसमें बफर रहता है, बफर सॉल्यूशन रहता है ना। यहाँ पे हम लोग रखते हैं नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे रहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, यहाँ पे होगा कैथोड और यहाँ पे रहता है एनोड, ठीक है। इस तरीके से लोड करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। सप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होता है, डीएनए माइग्रेट करना शुरू कर देता है, डीएनए माइग्रेट करना शुरू कर देगा, है ना। इस जेल के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, उस पोर से होते हुए डीएनए पास होता है। इलेक्ट्रोपोरेसिस, पोरेसिस, पीएचओ, पोरेसिस कहने का मतलब होल होता है, ओके। सो डीएनए पास होगा, है ना। जो बड़ा लेंथ वाला डीएनए है वो धीरे धीरे जाएगा, और छोटा लेंथ वाला डीएनए है वो फास्ट मूव करेगा। जो कि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है, तो हमने डीएनए को यहाँ पे लोड करा है जो निगेटिवली चार्ज्ड है। सो वेयर इट विल मूव, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, where it will move? towards anode. Obviously, it will move to the positive part. Fine. Obviously, it is going to move towards positive part, positive terminal. है ना, क्वेश्चन आता है जी ये, है ना, क्वेश्चन आता है ना। और इस जेल के अंदर हम लोग कभी कभी ETBr भी डाल देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। ETBr stands for इथिडियम ब्रोमाइड, है ना। इथिडियम ब्रोमाइड ग्लो करता है, चमकता है, ठीक है। चमकता है तो उसका क्या है सर इसमें? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, चमकता नहीं है, नॉर्मल लाइट में नहीं चमकता है, रेडियो एक्टिव लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट रेस में, ठीक है ना, नॉट इन रेडियो एक्टिव, अल्ट्रावायलेट लाइट रेस में ये चमकता है, इथिडियम ब्रोमाइड। सर ऊपर में जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर रहे थे वो एंजाइम की मदद से होता है, क्या डीएनए को क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे ब्रेक थे डाउन ऊपर। कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, वो एंजाइम के चलते ही टूटता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, डीएनए बीइंग negatively charged move towards positive charge, है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा। फाइन, ठीक है।
लार्जर फ्रेगमेंट स्लो मूव करेगा या फास्टर? स्लो मूव करेगा। यस, fragments move faster and smaller fragment slowly, and smaller fragment ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इथेरियम ब्रोमाइड ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है ना, इथेरियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। इट ग्लोस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ओवर इट, ठीक ना। तो ईटीबीआर के बारे में बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में, फाइन, इधर में। अब देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ईटीबीआर वाला ही बता दें, ओके, ठीक है, बता ही देते हैं। ईटीबीआर, इथेरियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर bromide is added in gel. It glows when UV falls on it. जब UV इसके अंदर फॉल होगा ना, तब ये चमकता है, फाइन, इतना याद रखेंगे। एप्लीकेशन भी बताएंगे इसका आगे क्या होता है। ओके, चलिए, कुछ देर बाद हम जेल ट्रे को, जेल ट्रे के अंदर लाइट की सप्लाई, करंट की सप्लाई को ऑफ कर दिया, फाइन। तो हुआ क्या, कहीं कहीं पे डीएनए का फ्रेगमेंट गया हुआ है, ये हम हाइपोथेटिकली बना रहे हैं, आप देख नहीं पाओगे, है ना। डीएनए का फ्रेगमेंट कहीं कहीं पे गया है, फाइन। अब क्या करेंगे, इसके अंदर, जेल के अंदर जो डीएनए है ना, उसको हम लोग इल्यूट करेंगे किसी मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। दिस डीएनए फ्रेगमेंट is eluted on nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane, है ना। नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर इल्यूट कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कैसे, ये डीएनए है ना, ठीक है, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन लेंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे, है ना, चिपका देंगे, और इस पूरे सिस्टम को एक सोल्यूशन में डाल देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, सोल्यूशन ऊपर की ओर मूव करता है, क्योंकि ऊपर की ओर नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन है ना, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन लिक्विड को सोक करता है ना। तो लिक्विड को सोक करता है, लिक्विड को सोक करने के साथ साथ डीएनए भी ऊपर की ओर माइग्रेट कर जाता है। अल्टीमेटली वी ऑब्टेन दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स ओवर दिस, है ना, यहीं पे हम पा लेते हैं कहीं पे, ठीक है। इधर हमने पा लिया, ये आ गया, ये रहा नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन, और नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर ये रहा डीएनए फ्रेगमेंट्स, ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स रहा ये, ओके। यहाँ पे जो इल्यूशन प्रोसेस है, यहाँ पे जो इल्यूशन प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम नोट करके लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से, नेट में, गेट में, है ना, पीएमटी में, आईसीएआर, ठीक है, XYZ, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सभी में आता है। फॉर इल्यूशन ऑफ डीएनए, साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड। साउदर्न ब्लॉटिंग एक टेक्निक है, यूज किया जाता है ना। फॉर इल्यूशन ऑफ आरएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज, नॉर्दर्न ब्लॉट, ठीक है। सर नॉर्दर्न और साउदर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है? नाम है, टेक्निक है। जेल से डीएनए को निकालने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जेल से आरएनए को निकालने के लिए जो टेक्निक है उसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं।
ठीक ना, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं फॉर इल्यूशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन इल्यूशन इज डन बाय, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहेंगे इसको. फाइन, कोई दिक्कत? चलिए, हमने क्या करा, एक नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर हमने डीएनए फ्रेगमेंट प्राप्त कर लिया. नाउ व्हाट वी डू, इसके ऊपर हम लोग प्रोब ऐड करते हैं, है ना. इसको हम लोग पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, है ना, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, इसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, एंड वी यूज प्रोब हियर. A probe is used. ओके, डीएनए प्रोब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे. डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, वी यूज डीएनए प्रोब, और डीएनए प्रोब यहाँ पे रेडियो लेबल्ड रहता है. फिर से रिपीट करता हूं मैं, है ना. डीएनए प्रोब इट इज रेडियो लेबल्ड. होते क्या है डीएनए प्रोब, मैं बता रहा हूं. प्रोब it is short sequence, of complementary nucleotide. Short sequence of complementary nucleotide. फाइन, ये छोटा सा सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का, और इसका सीक्वेंस हमें पता रहता है ना. एंड द सीक्वेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड इज नोन. हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार का न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करता है, इसकी जानकारी हमें होती है. फाइन, हम जानते हैं. Probe is generally radio labeled. ठीक है, रेडियो लेबल्ड रहता है. प्रोब जनरली कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं इस डीएनए के, है ना. प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सम डीएनए सेगमेंट्स. किसी ना किसी डीएनए सेगमेंट का ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. और कुछ बता दें इसमें. एक चीज और, प्रोब इज डिजाइन by keeping in mind the PNTR/RFLP in mind. इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोब की डिजाइनिंग करी जाती है ना. रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, है ना, इन चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है. सो क्या करेंगे, ये नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो डीएनए था, है ना, इस डीएनए को तो हमने पहले सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा, है ना. सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद क्या करा हमने, वी एडेड हियर द डीएनए प्रोब.
ठीक है, डीएनए प्रोब हम ऐड करें यहाँ पे। अजी अजी, वन मोमेंट, वन मोमेंट। ओके हाँ जी, तो हमने यहाँ पे प्रोब ऐड करा, फाइन। प्रोब ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल ये कहीं अच्छा, प्रोब ऐड करने के बाद हमने प्रोब ऐड कर दिया, फाइन, प्रोब ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम वॉश कर देते हैं इसको, वॉश कर देंगे, हमने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद ठीक ना, है ना। अब हम क्या देखेंगे, हम इसको अल्ट्रावायलेट लाइट रेस में, यूवी लाइट में हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट, सॉरी, ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट और ऑटो रेडियोग्राफी इज डन। है ना, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे हम, या तो डायरेक्ट हम अल्ट्रावायलेट लाइट रेस में ऑब्जर्व कर ले, या फिर ऑटो रेडियो, ठीक है ना, ग्राफी करेंगे। सो हमें एक फिल्म मिलेगा, है ना। उस फिल्म में हमें कुछ इस तरीके से बैंड दिखेंगे, ठीक ना, डार्क बैंड दिखेगा। जैसे कि आप पहले वाला कैमरा का रील देखे होंगे, बहुत साल पहले का, 6-10 साल पहले का देखेंगे, तो एक निगेटिव आता था। निगेटिव में आप देखते थे ना, कुछ आदमी का चेहरा वगैरह कुछ दिखता था, है ना। तो जब एक्सरे फिल्म प्राप्त करेंगे या फिर ऑटो रेडियोग्राफी इसका करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का बैंड दिखेगा, है ना। इस तरीके से बैंड्स दिखेंगे। ये बैंड दर्शाता है कि यहाँ पे प्रोब प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोब प्रेजेंट है, ठीक ना, प्रोब यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोब प्रेजेंट है कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोब है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री है किसी डीएनए से। इसका मतलब हम जो डीएनए खोज रहे थे वो सैंपल में प्रेजेंट है, सैंपल में प्रेजेंस है, ठीक ना। अब चलिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, घटना सीन से, ठीक ना, क्राइम सीन से हमें कुछ डीएनए मिला था, है ना। तो उस डीएनए के बेसिस पे हमने प्रोब डिजाइन करा, ठीक है। अब हमें सस्पेक्ट थे 5 लोगों पे, 10 लोगों पे, 20 लोगों पे, है ना। तो उन 20 लोगों का सैंपल लेंगे हम लोग, है ना। मान के चला हमें 3 लोग पे शक था, है ना, पहला, ठीक ना, दूसरा और तीसरा, इन 3 लोग पे शक था, ठीक है। तो हम इस तरीके के प्रोसेस फॉलो कर देंगे, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आएंगे तो देखेंगे हमें प्रोब कहीं एक जगह ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट पर्सन पे नहीं देखने को मिला, सेकेंड पर्सन पे भी देखने को नहीं मिला, थर्ड पर्सन पे देखने को मिल गया प्रोब। इसका मतलब क्राइम सीन पे कौन मौजूद था, थर्ड पर्सन मौजूद था, है ना। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है और कल्प्रिट को एग्जैक्ट पकड़ा जाता है विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी एरर, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरा तरीका भी है ना, एक दूसरा तरीका भी है जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं, ठीक ना। सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सेगमेंट दिख रहा है आपको, फाइन। हाँ, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल पी, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, सी, सी डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन सी। ओके 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 ओके, सी, ये जो सी है, ये वाला जो देख पा रहे होगे ना, ये डीएनए हमने प्राप्त करा क्राइम सीन से, घटनास्थल से, घटनास्थल से हमने इस चीज को प्राप्त करा, इसकी प्रोसेसिंग करी हमने, सेम प्रोसेस जो मैंने बताया, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं हम लोग, फाइन।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं हम। जो क्राइम सीन से डीएनए मिला उसकी लोडिंग हम यहाँ करेंगे, और जिन पे सस्पेक्ट था उसको हम इन दोनों में लोड कर देंगे। फाइन, ओके। ये रहा क्राइम सीन से मिला हुआ डीएनए, ये सस्पेक्ट ए है और ये सस्पेक्ट बी है ना। क्राइम सीन से मिला हुआ डीएनए को हम इसमें लोड करेंगे, इनका भी डीएनए लोड करेंगे, इनका भी डीएनए लोड करेंगे, है ना। रन करवाएंगे हम इसको, रन करवाएंगे, और इस जेल में हम इथिडियम ब्रोमाइड डाल रखे हैं, है ना। मान के चलो क्राइम सीन वाला डीएनए इधर आया, ए वाला फ्रेगमेंट इधर आया, इधर आया, है ना। बी का फ्रेगमेंट इधर आया, इधर आया, है ना। अब हमें बताएंगे ए और बी में से कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट कौन है ए और बी में से, बताओ बी। जरा। B is the culprit. B is that fellow who was present in that or on that crime scene. दोनों का मिल रहा है इसलिए। Yes, दोनों को मिल रहा है, दोनों देखो कंपेयर कर रहे, यहाँ पे देखो तो दोनों में एग्जैक्ट आ रहा है ना, ये देखो मैक्सिमम मैच कर रहा है ना। इसका मतलब उसी आदमी का तो डीएनए है, तो मैच नहीं करेगा, है ना। उसी का RFLP है, उसी का वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के चलते सेम जगह पर RFLP आ रखा है ना। दूसरे में भी RFLP आया है, लेकिन उसका लेंथ अलग हो गया क्योंकि उसका VNTR अलग है। फाइन, इसी तरीके से क्लियर करा जाता है डिस्प्यूट को, ठीक है। और देखो इसमें रिपीट्स कितना है, क्राइम सीन से जो रिपीट्स मिला है हमें क्रोमोसोम नंबर 1 में, देखो जरा होमोलोगस क्रोमोसोम में रिपीट्स कितना है। एक में 11 बार है, दूसरे क्रोमोसोम में कितना बार है, कितना बार है देखो तो, सॉरी क्रोमोसोम नंबर 7 में देखो जरा कितना बार रिपीट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, इसमें 11 बार रिपीट किया, इसमें 9 बार रिपीट किया। क्रोमोसोम नंबर 2 में कितना बार रिपीटेशन है वो भी देखेंगे, इसमें भी कितना है, क्रोमोसोम नंबर 16 में भी कितना रिपीटेशन है ना। तो इसका जो VNTR है, इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट होंगे और इसका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट होगा वो सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का VNTR सेम है ना, लेकिन ये इसका VNTR तो अलग है। तो अब देखो इसमें RFLP यहाँ आ जाएगा, इसका RFLP यहाँ जाएगा, क्रोमोसोम येलो वाले में RFLP इधर आया, यहाँ पे इधर आया, है ना। ठीक है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। इसका RFLP देखो कहाँ आया, इसका RFLP इधर कहाँ आया, अलग अलग लेंथ आना है। तो बड़ा लेंथ ऊपर रह जाएगा, छोटा लेंथ नीचे जाएगा, और उस लेंथ के बेसिस पे ही कंपेयर करके हम स्टैब्लिश कर देते हैं हु इज कल्प्रिट। फाइन, ठीक है। यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन है? इसका एप्लीकेशन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, क्लोज रिलेशन एंड इंटीग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट, ठीक है, पैटर्निटी, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फोरेंसिक्स, इन सब में इन सभी चीजों का एप्लीकेशन है। सर इसका यूज बस हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस में नहीं कर सकते हैं। हम नहीं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही सेल से बने हुए हैं ना, हाँ तो डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में हम म्यूटेशन का मदद लेते हैं, है ना। और भी कुछ कुछ प्रोटीन्स वगैरह है ना, प्रोटीन के बेसिस पे DNA फिंगरप्रिंटिंग उस केस में काम नहीं करेगा। हाँ, म्यूटेशन हो रखा है तो ऑब्वियसली दोनों का फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। तो याद रखेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये 100% एप्लीकेबल नहीं होता है। DNA fingerprinting is not suitable for monozygotic twins. Fine.
कुछ क्वेश्चन? क्लास कितने बजे तक है? 50 तक है ना? 4:50 तक। ओके फाइन 50 फाइन तक। फाइन। देखो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है जी। लेट मी राइट दिस। ये क्या है? क्या है ये? इस चैप्टर का यहाँ पे क्या हो रहा है जी? दी एंड। स्टॉप कोडन आ गया सर। टर्मिनेशन हो गया चैप्टर का ना। देखेंगे कब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कितना दिन चलेगा ये। बहुत लंबा चला ये चैप्टर ना। सर राइस जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग को नहीं ना पढ़ना है। क्या क्या? राइस जीनोम प्रोजेक्ट। राइस जीनोम प्रोजेक्ट नहीं पढ़ना, उसको ओमिट करेंगे, ठीक है। राइस जीनोम प्रोजेक्ट नहीं पढ़ना है। पढ़ोगे ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ना ही होगा यदि हायर क्लासेस में जाओगे। राइस जीनोम, ड्रोसोफिला जीनोम, अरेबिडोप्सिस जीनोम यूजलेस है, क्यों पढ़ेंगे? पूरा डाटा अवेलेबल है ऑन डाटाबेस है, इसलिए ये सब डाटा सुन रहे थे सर ऐड हुआ है इस बार। ऐड हुआ है। सुन रहे हैं लेटेस्ट, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे पास। ऐड भी नहीं हुआ है। देखो जरा इसमें सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें चेक करके बताएं। आप लोगों को कैसे पता चला कि उसमें इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन को हटा दिया है? सर वो तो डिलीटेड पोर्शन में है। कहाँ पे डिलीट? वो भेजो जरा, उसमें लिखा हुआ है क्या राइस जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है? उसमें ऐड होगा, देखो जरा, भेजेंगे जरा उस चीज को मेरे नहीं, पास। उसमें तो नहीं लिखा हुआ है सर अभी तक। तो कहाँ पे है राइस जीनोम प्रोजेक्ट बताओगे? हम लोग के स्कूल में पढ़ा है सर। पढ़ाने का मन करा होगा इसलिए पढ़ा दिए होंगे राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो क्या बोले थे क्या कि ऐड किया हो गया है? नो फाइंड तो आउट, फाइंड आउट टीचर तो ऐसा नहीं बोला सर हाँ ये नहीं, जरूरत नहीं है ना। कितना को पढ़ेंगे? राइस पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला पढ़ेंगे, अरेबिडोप्सिस पढ़ेंगे, है ना, न्यूरोस्पोरा पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन दूसरा चीज पूछो। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। पूछोगे? स्टार्टिंग से एक बार देख लो जल्दी से। कहाँ चला गया जी सब लोग? अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फाइन।
यस सर। अभी क्वेश्चन पूछ लो, 8 मिनट का समय, एक बार स्क्रॉल करेंगे जरा जल्दी से। ये ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक बता रखा हूं, उनको मैं भेजता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। इसको भेज लेने दीजिए, उसके बाद सर नोट्स में कुछ होम्योटिक जीन लिखा हुआ था। हाँ, होम्योटिक जीन, ठीक ना, वो ऐसे कुछ जीन होते हैं जिसमें म्यूटेशन होने के चलते दूसरा ऑर्गन बन जाता है ना। देखो जरा, क्या स्टेटमेंट पढ़ो जरा, कॉकरोच के केस में था एंटीना बन गया है कुछ, पढ़ो तो स्टेटमेंट। हाँ सर, जीन इन सम इंसेक्ट आफ्टर म्यूटेशन ब्रिंग अ आइडेंटिफाइंग फिजिकल चेंज। हाँ एग्जाम्पल म्यूटेशन इन जीन फॉर लेग्स कन्वर्ट इनटू एंटीना। हाँ, कॉकरोच के केस में है ना, इतना भयंकर म्यूटेशन हुआ, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया ना, तो उसको हम लोग होम्योटिक जीन कह सकते हैं। नॉर्मल जीन नहीं सर है, ऐसे कैसे हो म्यूटेटेड बना, सकता है? या होता है म्यूटेशन के बारे में आप कुछ भी नहीं सोच, कुछ भी आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। अभी तो कुछ ऐसा सब चीज हो है या फिर होगा, भविष्य में जानेंगे हम। इसको मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोग के पास। ट्रस्ट और मेडिकल पूछेंगे पूछेंगे। पूछे पूछे पूछे। सर एक और चीज लिखा हुआ था एसएनपी में, एपोई और CCR5। एपो ईआर, एपो ईआर CCR5 CCR5 कहाँ पे कुछ दूसरा चीज लिखा होगा, आगे पीछे पढ़ो जरा। सर 99.9% ऑफ द जीन इज सेम इन एवरी इंडिविजुअल। उसके बाद नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है आगे पढ़ो तो सही। नोट पॉइंट में लिखा हुआ एपोई वन न्यूक्लियोटाइड हैज गॉट चेंज्ड म्यूटेशन हाँ, डिजीज कॉज एल्जीमर, ऐसे कुछ है सर। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज कॉज करता है एपो एंजाइम के अंदर म्यूटेशन होने के चलते, है ना। अल्जाइमर डिजीज कॉज कर रहा है क्योंकि म्यूटेशन हो रखा है जीन में। कौन सा जीन में? वही एपो वन या फिर एपो ई वन जो लिखा है ना, उसमें उस जीन में म्यूटेशन हो रखा है, इसीलिए। CCR5 का लिखा वन न्यूक्लियोटाइड चेंज सेल रेजिस्टेंस टू HIV। और रेजिस्टेंट टू HIV, यदि उस पार्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो जाता है ना, तो उसको HIV नहीं लगेगा, ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो हम कोशिश करते हैं इस प्रकार का म्यूटेशन हो जाए हमारे शरीर में। और देखो, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, एडिशनल है ये सब, मेन फ्रेम में नहीं है ये सब। तो करो या ना करो, कुछ खास नहीं।
और देखो कुछ टर्म्स है तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन देखो, और ये था लग्जरी जीन देखो, सर लग्जरी जीन क्या था? लग्जरी जीन जो हमेशा ऑन नहीं रहता है, ठीक ना, जरूरत पड़ने पे ही ऑन होगा, ले कॉपर ऑन। लैक्टोज ऑपरन, ये एग्जांपल था लग्जरी जीन का। Okay, if you don't have any queries, then I'm signing off. We'll meet in the next class with new chapter. Fine. यस सर। Okay, then I'm signing off, guys. Bye bye. बाय सर। Bye.